नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, डॉक्टर दानिश अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर है। आज मेरा इंट्रो बहुत छोटा होगा, बहुत ही छोटा। मेरे गेस्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं, उनसे डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता 2 साल से बहुत सारे इल्ज़ामात सामने हैं, बहुत सारे संगीन इल्ज़ामात हैं, बयानिए हैं, धमकियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं इस वक्त। अभी हालिया काफ़ी ऐसी बयानात आए हैं, धमकियाँ आई हैं और इल्ज़ामात लगे हैं। क्या ये मुल्क मुतहम्मिल है? क्योंकि हम उस जगह पहुँच चुके हैं जिसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहते हैं। अपोजिशन को देख लीजिए, उनका रोल, उनकी बातें जिस तरह की हैं, समझ नहीं आ रहा है वो क्या चाह रहे हैं, मुल्क कहाँ जाएगा। इसी तरह आप हुकूमत, जिसका काम ये होता है कि वो तहम्मुल से चले, अपोजिशन तो चले, उनका काम ही यही होता है कि वो मुश्किलात खड़ी करें, लेकिन हुकूमत उससे ज़्यादा सख्त जुमले हैं उनके, सख्त बयानिए हैं, धमकियाँ हैं उनकी, और हाई लेवल पर है। तो इन इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ जो आज गेस्ट हैं, आइए उनका तारुफ कराते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में हैं अब्दुल कादिर पटेल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आपका शुक्रिया सर, बड़े दिनों बाद आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं, मीडिया में तशरीफ़ लाए हैं। काफ़ी दिनों से हम आपको पार्लियामेंट में देख रहे थे और ये गिला था कि आप मीडिया को टाइम नहीं दे रहे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका। गिला खत्म हो गया, आज खत्म हो गया। मेरे साथ दूसरे साथी हैं अताउल्लाह तारड़ साहब, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आपका बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान साहब हैं। तीनों साथियों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। मैं सबसे पहले आता हूं जनाब अली मोहम्मद खान साहब की तरफ आ जाता हूं, हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं। सर, मैं 2 बयानात को सामने रखकर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहता हूं। एक ये है कि फवाद चौधरी साहब ने बयान दिया है, आज शायद वकला ने लाहौर में उनके ख़िलाफ़ वो भी दी है, क्या नाम है, एप्लीकेशन दी है कि ये स्टेटमेंट जो है वो पाकिस्तान रियासत के ख़िलाफ़ है। और इस पे मोदी साहब जो भारत का एक बड़ा ही 3rd क्लास वज़ीर आज़म आया है, उसने अपने स्टेटमेंट में इस बयान को कोट भी किया है। और इसके साथ साथ भारत जो है वो जा रहा है आलमी अदालत इंसाफ में भी और FATF में भी। ये स्टेटमेंट उनकी आ गई है भारत के VK सिंह की। तो ये बयान इतना ज़्यादा उन्होंने इसको कैच किया। हालांकि उनके मीडिया ने अयाज सादिक के बयान को भी उठाया और अवैस नूरानी साहब के भी बयान को उठाया, लेकिन रियासती दहशतगर्दी पे जो वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं वो फवाद चौधरी के बयान को। तो आज इमरान खान साहब का जो बयान आया है वो ये है कि अयाज सादिक के बयान को भरपूर तरीके से उठाया जाए। ये बयान है सर, वज़ीर आज़म कह रहा है। हालांकि इसके बयान के ऊपर DGISPR ने अपना मौक़िफ़ दे दिया, जो मौक़िफ़ हुकूमत का आना चाहिए था, SM आपके शाह महमूद कुरैशी साहब का, वो नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई DGISPR का आ गया है तो बस काफ़ी है। तो सर, इसके ऊपर फवाद चौधरी ने एक बयान पे ये कहा, जिस बयान पर वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि अयाज सादिक के बयान को भरपूर तरीके से उठाया जाए, ये मुल्क दुश्मन बयान है। वहाँ आपका एक वजीर ये कह रहा है कि इस किस्म के बयानात सियासतदान एक दूसरे को देते हैं। उन्होंने इंडियन TV पे ये कहा है। एक तो ये सर, इसका थोड़ी सी वजाहत आपसे चाहूँगा। और इसी से रिलेट एक और चीज़ है कि इमरान खान साहब मुसलसल कह रहे हैं कि PDM और नवाज शरीफ का बयानिया गद्दारी पर मुनसर होता है। ये गद्दारी है जो उन्होंने बयानिया दिया है। और मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि जी अगर हमारा बयानिया या नवाज शरीफ का बयानिया या PDM का बयानिया आइन से मुतसादिम है तो अवाम या कौम जो है हमारा साथ ना दे। क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर दानिश साहब। सबसे अहम पाकिस्तान है, सबसे अहम रियासत पाकिस्तान है। हुकूमतें आनी जानी होती हैं और हुकूमत अहम नहीं होती। हुकूमत आती है फिर चली जाती है, रियासत रहती है, ता क़यामत रहना इस पाकिस्तान में इंशाअल्लाह। अब इसमें
सियासतदानों को चाहिए कि हम ये पहचाने कि हमारी टर्फ किस किस हदूद के अंदर है। जब कोई बच्चे भी कोई गेम खेलते हैं तो वो अपने ग्राउंड से बाहर नहीं जाते। तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी रेड लाइंस हैं, हदूद है। जिस तरह अल्लाह की भी कुछ हदूद है, कुरान में अल्लाह कहता है कि मेरी हदूद को नहीं आप क्रॉस करो। इसी तरह रियासत की भी कुछ हदूद होती हैं नजरियाती, जिसको आप टच नहीं करते हैं, रेड लाइंस होती हैं। तो चाहे कुछ कोई भी करे, वो किसी को उसमें मुबर्रर वो नहीं है। अब देखना होगा कि किस आदमी ने क्या बात की। सबसे पहले जो अयाज सादिक साहब ने बात की, देखिए अयाज सादिक साहब इनकी जमात के संजीदा लोगों में से हैं। बड़े कम उन्हें मुतनाज़ बात करते हैं। वैसे भी स्पीकर रहे हैं तो स्पीकर का मिजाज ऐसे हो भी जाता है कि वो सबको लेके चलता है। तो सबसे पहले तो उनसे इसकी तवक्को नहीं थी। फिर ये देखा जाए कि क्या उनका इंफरादी का बयान है, क्या जज्बात में आके कोई बयान दिया। बाज़ औक़ात सियासतदान जो है असेंबली के अंदर माहौल गर्म हो जाता है, कोई बात कर देते हैं। जिस तरह अभी पटेल साहब बैठे हैं तो ये कभी ये भी गर्म होकर कोई ना कोई बात उधर कर देते हैं। लेकिन ये फिर देखें कि इज दिस देयर एनी सिस्टम टू दिस मैडनेस व्हिच इज हैपनिंग। क्या एक सिस्टमैटिक हो रहा है, क्या एक कैटेगोरिक हो रहा है, क्या ठंडे दिमाग से प्लानिंग के साथ हो रहा है? बदकिस्मती से डॉक्टर दानिश साहब जवाब हाँ में है। नून लीग का बयानिया इस वक्त जो आ रहा है कि मियां नवाज शरीफ जो है उनको जब NRO नहीं मिला हुकूमत से, जनाब इमरान खान साहब से प्रेशर डालना चाहते हैं हमारे इदारों पे, वो NRO चाहते हैं। पाकिस्तान में NRO के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। उनको इसका क्यों अंदाजा नहीं होता और उसको खोलने के लिए वो कर रहे हैं जो वज़ीर-ए-आज़म, एक्स वज़ीर-ए-आज़म तो दरकिनार एक आम आदमी मेरे और आप जैसा भी सोच नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो जीत जो आपको मैदानी जंग में अपने शहीदों और गाजियों के खून और पसीने से के बाद मिलती है, खून बहाने के बाद मिलती है, उसको आप कुछ गैर संजीदा बयानात देके गहना देते हैं। वो आप गंवा नहीं सकते। शहीद की कुर्बानी कभी नहीं गंवाई जा सकती। लेकिन ये जो बयानिया आ रहा है उसमें जो उनकी जमात में जो भी सेम एलिमेंट है वो उससे दूर हो रहा है। जैसे कादिर बलोच साहब ने जब दूर हुए हैं, ये सिर्फ उनका दूर होना नहीं है, बलोचिस्तान का नो कॉन्फिडेंस आया है पीडीएम के उस जलसे पे कि बलोचिस्तान में पीडीएम के जलसे में खड़े होकर जब बलोचिस्तान की आज़ादी की बात की गई, जब किसी ने वहां कंडेम नहीं किया, हालांकि मेन लीडरशिप इनकी मौजूद थी या स्टेज पे या वीडियो लिंक, किसी ने उधर उसको ना उस वक्त कंडेम किया ना बाद में कंडेम किया। जो बयानिया उधर से आया वो क्या है? डॉक्टर दानिश साहब, कादिर साहब ने बात की है, कादिर बलोच साहब ने, कि मैं पाक फौज के खिलाफ किसी बयानी के साथ नहीं खड़ा। उन्होंने इससे नो कॉन्फिडेंस किया है। इस वक्त जो मियां नवाज शरीफ कर रहे हैं, जो बदकिस्मती से अता भाई जैसे लोग इसको डिफेंड कर रहे हैं, हालांकि खुद कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं, लॉयर हैं, मेरे लिए छोटे भाई की तरह है, रिस्पेक्टेबल है, लेकिन इस वक्त जो मियां नवाज शरीफ का बयानी है वो क्या है? बड़े खतरनाक तरीके से खेल रहे हैं। देखें, बॉर्डर पे जो हमला होता है उसको तो फौजी डिफेंड कर देगा, अंदर से जो जुबान से होगा, फौज तो सियासी नहीं होती, वो तो हर बात पर जवाब नहीं दे सकती, वो हम लोगों ने करना है कि सिपाही में और जनरल के बीच में, ऑफिसर और सिपाही रैंक के बीच में गैप पैदा करना कि मैं फौज के तो साथ ही ये सिर्फ देखें, फौज डिसिप्लिन इदारा है, उसका 1 से लेके 1 लाख तक का जितना भी सिपाही है, 7, 7.5 लाख, 8 लाख की जितनी भी स्ट्रेंथ है, वो एक आदमी के नीचे खड़ी होती है और सिपहसालार से पहचानी जाती है। आप जब गैप पैदा करने की कोशिश करते हैं तो बदकिस्मती से ना चाहते हुए या अनजाने में, जो भी मैं नहीं कहता आप बता रहे हैं, लेकिन आप वो काम करें, यू आर सर्विंग द पर्पस ऑफ द एनिमी, और उस बात को वहां नई दिल्ली में सेलिब्रेट किया जाता है, तो नहीं करना चाहिए। अब जो आते हैं हमारे भाई चौधरी साहब की बात की तरफ, मैं मौजूद था तो उनके दाईं तरफ बैठा हुआ था जो गुफ्तगू फरमा रहे थे, स्पीच कर रहे थे, तो मैं उधर ही था और उन्होंने जितना मैंने करेक्टली सुना है, उन्होंने कहा कि पुलवामा के बाद, तो पुलवामा के बाद जो है डॉक्टर साहब मानसेरे का बालाकोट का अटैक हुआ। अगर उन्होंने ये कहा होता, अगर आप एग्जैक्टली वो सुना भी दें तो उस पर हम ज्यादा डिबेट अच्छी कर सकते हैं। उन्होंने अगर ये कहा होता कि पुलवामा के रिएक्शन में हम उधर गए या पुलवामा के दौरान गए, तो फिर आप ये बात कर सकते थे। उन्होंने कहा पुलवामा के बाद मेरे ख्याल में इशारा बालाकोट की तरफ था। लेकिन बहरहाल मैं फिर भी ये कहूंगा कि किसी भी शख्सियत को मुबर्रा नहीं किया जा सकता। कौमी असम्बली के फ्लोर पे हम जब बयान दें, खासकर मुल्क की सलामती के हवाले से एहतियात से दें, क्योंकि दुश्मन हमारी ताक में है। वो बॉर्डर पे भी हमले कर रहे हैं डॉक्टर दानिश साहब, हमारे बच्चों को भी नहीं छोड़ा, ना मदरसे के, ना स्कूल के, ना हमारे बाजार। जब ये तारल भाई का जलसा हो रहा था उधर क्वेटा में, और आपको याद होगा उससे एक दिन पहले शायद उधर वो धमाका हो गया। इसी तरह पेशावर में जो दीर कॉलोनी में मदरसे में हुआ है। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल कि जाने या अनजाने में हम किसी ऐसे बयानी का हिस्सा ना बने जो दुश्मन को फायदा पहुंचा दे। ठीक है, ठीक है, मैं आगे चल के पूछूंगा कि ये
कबल अज़ वक्त शेख रशीद को कैसे पता चल जाता है सारे हमलों का। मैं अभी जाता हूँ मुस्लिम लीग नून साहब की तरफ पहले आ जाता हूँ, यानी अता ताड़ा साहब की तरफ आ जाता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट उनसे सवालात बहुत सारे बनते हैं। सर मैं सवाल तो उठा चुका हूँ, अब आप क्या कहेंगे? अली मोहम्मद साहब ने बहुत सारे सवालात भी आपके लिए छोड़ दिए हैं। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। बात यह है ये किस कानून की बात कर रहे हैं, किन रेड लाइंस की बात कर रहे हैं, कौन से ग्राउंड्स की बात कर रहे हैं। 2014 की ट्वीट्स उठा के देखें, इमरान खान साहब फरमाया करते थे कि जब नवाज शरीफ मुश्किल में होता है तो रॉ धमाके कर देती, इंडिया धमाके कर देती उसको रेस्क्यू करने के लिए। उसके बाद आपने जब धरने दिए, गिरेबान से घसीटो, इसकी शलवारें गीली हो गई हैं, डंडे पकड़ लो, कील पकड़ लो, ठोक दो, मार दो, लटका दो, पार्लियामेंट पे हमला, पार्लियामेंट को गाली, पार्लियामेंट पे लानत। मुंतखब वजीर आजम को आप गाली भी दें, मुंतखब वजीर आजम को आप गद्दार भी कहें, मुंतखब वजीर आजम पे आप ताने भी कसें, मुंतखब वजीर आजम को गिरेबान से पकड़ के वजीर आजम हाउस से घसीटने की धमकी भी दें, और आप रहे पारसा और हम हो गद्दार। अपनी दफा नहीं याद आता, और ये खेल हमने शुरू नहीं किया। 2013 के इलेक्शन में मौसूफ लिफ्टर से गिरे थे, हम यहां से इसी दफ्तर से मॉडल टाउन से गाड़ी में बैठे थे, मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ और शौकत खानम जाके ब्रेक लगाई थी, इंतखाबी अपनी मुहिम को मुअत्तल किया था। बनी गाला खुद गए, मिसाके मईशत की हमने बात की, कश्मीर पे कंसेंसस की हमने बात की। जो सैनिटी की वॉइस इनकी पार्टी में होती है उसको दबा दिया जाता है। बात यह है कि अयाज सादिक साहब के बयान को सियाको सबाक से हट के पेश किया गया। उन्होंने कहा कि ना इंडिया की जुर्रत थी, ना इंडिया ने हमला करना था। जो इंडियन चैनल्स बात कर रहे थे और इंडियन एंकर्स बात कर रहे थे, आज 9वां 10वां दिन है, पीटीआई का हर रहनुमा हर चैनल पे बैठ के उसी बात को दोहरा रहा है। क्योंकि मसला यह है कि जब आप सियासी मैदान में किसी का मुकाबला ना कर सकें, कारकर्दगी आपकी 2 साल में सिफर हो, मईशत को आप डुबो चुके हों, बैनुल अक़वामी सतह पे आप आइसोलेशन का शिकार हों, आपने तमाम ममालिक से अपने हालात जो हैं वो बिगाड़ लिए हों, ताल्लुकात बिगाड़ लिए हों, आपके साथ खड़ा कोई ना हो, तो उस वक्त फिर आप क्या करते हैं? आप चोर और डाकू के नारे लगाते हैं। जब आप चोर और डाकू के नारे लगाते हैं तो पता लगता है कि आपके अपने सफों में चोर हैं जिन्होंने चीनी आज 100 रुपए की कर दी है और बाहर भाग गए हैं। आपकी अपनी सफों में चोर हैं जिन्होंने बिजली आज महंगी कर दी है और काबीना में 2 अरकान ऐसे शामिल हैं। आपकी अपनी सफों में चोर हैं जिन्होंने दवाइयां महंगी कर दी हैं और आज आपके अपने स्टूडियो में बैठे कैमरामैन या टेक्नीशियन या आपके स्टाफ में अपने वालिदैन की दवाई लोग अफोर्ड नहीं करते, 500% उसमें इजाफा हो चुका है। आपकी अपनी सफों में वो चोर मौजूद हैं जिन्होंने आटे का स्कैंडल क्रिएट किया। हम अनाज उगाने वाले लोग हैं, 40 रुपए किलो मिलने वाला आटा आज 80 रुपए किलो मिल रहा है। तो जब चोरी वाला नैरेटिव भी आपका फेल हो जाए और आपकी एनआरओ की हुकूमत हो, आपकी काबीना बाकी जमातों से तोड़ फोड़ करके सियासी वफादारियां तब्दील करने वाले मफाद परस्तों के टोले पर मुश्तमिल हो, आप मोहम्मद मियां सोमरों से शुरू हो जाएं, शेख रशीद तक आए, खुसरो बख्तियार तक आए, आप उमर अयूब तक आए, आप फिरदौस आशिक तक आए, आप नाम लेते जाएं, मफाद परस्त वफादारियां तब्दील करने वाले खत्म नहीं होते, काबीना खत्म हो जाती है। कौन से नजरियात? अब आपने जब चोर डाकू का नारा लगाया, फेल हो गया। और मैं कहता हूं एनआरओ मांगने वाले पे और एनआरओ लेने वाले पे खुदा की लानत, खुदा की लानत, खुदा की लानत हो। आमीन। जिसने इनसे एनआरओ मांगा हो और जिसने एनआरओ दिया है। कोविड के दौरान स्पेशल फ्लाइट के जरिए मुल्क से किसी को भगाया गया एनआरओ देके। जहां पब्लिक मनी की सरकारी खजाने में करप्शन हुई है उसकी बात करें। हमारे पे एक पाई की करप्शन का इल्जाम नहीं है। अगर है तो मुझे वो प्रोजेक्ट, वो ठेका, वो टेंडर, वो फंड बता दे कि कहां पे अवाम के पैसे में करप्शन की गई है। अब आते हैं आखिरी बात की तरफ। जब कारकर्दगी ना हो,
फिर आप चोर और डाकू का भी नारा फेल हो जाए, आखिरी हरबा होता है किसी को गद्दार डिक्लेयर करना। आप एयाज सादिक के बयान को अगले 2 साल चला लें, आपने चलाना है ना, उठाते रहें। फवाद चौधरी ने इंडिया में जाके डिफेंड किया, और मेरा ईमान का हिस्सा है, पाकिस्तानी सियासतदान जो अवाम के वोट लेके आता है, पाकिस्तान की गली मोहल्लों से आता है, अवाम की सपोर्ट से आता है, वो जिस मर्जी सियासी जमात से हो, पाकिस्तानी सियासतदान गद्दार नहीं हुआ करता। वो नालायक हो सकता है, वो नाअहल हो सकता है, वो सब कुछ हो सकता है, वो गद्दार नहीं होता। अगर ये खेल खेलना है गद्दारी वाला, ठीक तो ठीक है, आप भी कीचड़ उछालिए, हम भी उछालते हैं। हमारे पास भी इमरान खान साहब की वीडियोस मौजूद हैं जिसमें उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं, इंडिया में बैठ के इंडियन चैनल्स के सामने की हैं, बाहर जाके इंस्टीट्यूट ऑफ पीस अमेरिका के अंदर की हैं। ये खेल बखूबी खेला जा सकता है, खेलना है तो खेल लीजिए, मगर इस वक्त अवाम की आंखों में गमो गुस्सा है, आपने हर चीज उनकी छीन ली है। अब गद्दारी का नारा लगा के आप ज्यादा देर बच नहीं सकेंगे। ठीक है, मैं आता हूं जनाब कादिर पटेल साहब। सवाल तो आपने देखा, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू दे गया। वो कहते हैं कि पीडीएम इंक्लूड करते हैं, पीडीएम के, बल्कि उनके तो शामुल कुरैशी ने कहा कि इनके रूह के अंदर मोदी घुस गया है। गद्दारी का आप लोगों को सर्टिफिकेट 11 पार्टियां हैं, उनको उन्होंने कहा है गद्दार है। वजीर आजम कह रहे हैं कि गद्दार है, इंक्लूडिंग नवाज शरीफ साहब। जबकि मरियम नवाज कहती हैं कि अगर हमारा बयानिया आइन से मुतसादिम है तो अवाम हमें वोट ना दे। एक तरफ तो ये है, बाकी जो एयाज सादिक का बयान है और फवाद चौधरी, कौन सा बयान सीरियस है? शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो मैं अपने भाई अली मोहम्मद को खराज तहसीन पेश करूँगा कि जितनी भी इस हुकूमत की तबाहकारियाँ हैं उस पर शील्ड अगर असेंबली में बनते हैं और यहाँ आज प्रोग्राम में भी बने हुए हैं तो वो अली मोहम्मद खान होते हैं। ये बेचारे हैं, ठीक है। मुझे एक शेर इन पे याद आता है कि किसी का दर्द हो करते हैं तेरे नाम रकम, गिला है जो भी किसी से तेरे सबब से। तो अली मोहम्मद खान माशाल्लाह अभी तक भी डिफेंड कर रहे हैं और वजीर मुमलिकत है सर, और मतलब वजीर मुमलिकत बार बार वजीर मुमलिकत है, बार बार ना। चले बहरहाल ये वजारतें कोई चीज नहीं होती, एक सियासी कारकुन है अली मोहम्मद खान। लेकिन 4 बयानात इस वक्त बड़े जोरों शोर से जिनका चर्चा हो रहा है, एक फवाद चौधरी साहब का है, एक अवैस नूरानी साहब का है, जो कि उन्होंने एक्सक्यूज कर लिया, वापस भी बार बार कर लिया। फिर एक एयाज सादिक साहब का है जिनका भी तारड़ साहब ने कहा कि वो सयाक व सबाक से हटकर पेश किया गया। मैं भी उस रोज असेंबली में था, उससे पहले भी कई बातें हुई, उसके बाद में भी कई बातें हुई, और अली मोहम्मद खान ने भी इस तरह कहा कि कभी कभी माहौल गर्म हो जाता है तो थोड़ा सा सयाक व सबाक से लोग हट जाते हैं, लेकिन इस तरह किसी के पेट्रियोटिज्म पे शक नहीं किया जा सकता। और एक और बयान है जो एजाज शाह साहब का है, वो इन सबसे निराला बयान है। अब वो तो कहते हैं कि जी आपने हमारे लिए हमारे खिलाफ कुछ किया तो आपको तालिबान मार देंगे, सीधी ये वन लाइनर जो है उनका, मेरे पास वीडियो मौजूद है, यही जुमला है। ये तो उन्होंने तो बस एंड ही कर दिया। प्रॉब्लम ये है डॉक्टर साहब, देखें ये पहली हुकूमत है और इस हुकूमत को इस कदर आरामदेह और बेहतरीन माहौल में हुकूमत मिली, शायद इतनी अच्छी हालत में किसी को हुकूमत न मिली हो। ठीक है, कर्जों का बोझ हर हुकूमत ने दूसरी हुकूमत का उठाया है, ठीक है, लेकिन इस हुकूमत को अपोजिशन की पूरी ताईद हासिल थी कि आप जी मुल्क के मफाद में काम करें, हम आपके साथ हैं। ये मैं पहले 1-1.5 साल की बात कर रहा हूं। इस हुकूमत को इदारों की पूरी सपोर्ट हासिल थी, जो ये बार बार खुद आज तक भी कह रहे हैं कि सब हमारे साथ है, और नैब का कहते कहते रुक गए, हालांकि वो भी साथ है। तो सारे इदारे भी इनके साथ, अपोजिशन भी इनके पीछे चल पड़ी थी कि जनाब आप कुछ भला कर दें, और लोगों की तो तवक्कुआत थी कि जी तब्दीली ये ले आएंगे। लेकिन जो 2 साल में इन्होंने सत्यानाश मारा, ना इनसे असेंबली चली, ना इनसे गवर्नेंस चली, ना इनसे मईशत चली, ना इनसे खारजा चली, सत्यानाश हर चीज का मार के इन्होंने रख दिया। उसके बाद अब ये चोर मचाए शोर पे आ गए। अब ये कहते हैं कि अच्छा, क्योंकि ये पहली बार हुकूमत में आए तो जो भी इनके खिलाफ अपोजिशन हो तो इनको पहला हथियार, ये आखिरी हथियार ये पहले चलाने में कामयाब हो गए, ये इनसे चल गया है, ठीक है। हुकूमत में जो भी होता है वो अपोजिशन का पॉलिटिकली उसका सामना करता है, लेकिन जब हवास कारकर्दगी की बुनियाद पे, और जब हवास बाख्ता हो जाते हैं लोग एंड में, तो फिर तुम गद्दार, तुम मुजरिम, तुम पाकिस्तानी नहीं हो, तुम इंडियन एजेंट हो। ये वो आखिरी हथियार होते हैं जो इन्होंने पहले चला दिए हैं।
अब पूरी पीडीएम गद्दार हो गई जनाब। अरे उस पीडीएम में वो पार्टियां मौजूद हैं जिनके कायदीन ने इस मुल्क के लिए जानकर बूझकर अपनी जानों के नजराने दिए हैं। आपकी तो बकरी नहीं मरी भाई, आप किसको गद्दार करार दे रहे हैं? तो जरा इससे पहले सोचना चाहिए, अपनी कारकर्दगी पे नजर डालनी चाहिए। मुझे नहीं समझ में आता क्या वजह है। पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन दिया, एटम बम दिया, एटम बम सर एक फहरिस्त है, और बार बार जमहूरियत के लिए अपना लहू दिया। लेकिन और जिस असेंबली में आज आप बैठे हैं, जिस पे पहले आप लानत बेचते थे, आज आप उसी असेंबली की जो है हमें बता रहे हैं कि असेंबली क्या होती है। हमने नहीं देखा आपको कि असेंबली में आपने क्या किया है। लिहाजा आपको जो भी चीज मिली हुई है इन्हीं जमातों की, मैं तो अपनी जमात की बात करूंगा, हमारा लहू शामिल है इस बागीचे में, हमारा लहू, इसको हमने सींचा है अपने खून से। इसके बावजूद गद्दारी है। बहरहाल लेकिन सर अब ये गद्दारी के फतवे सर जो है- एक चीज, अब ये एनआरओ एक बड़ी अजीब बात है, पहले गद्दार और फिर ये एनआरओ मांगते हैं। अरे जनाब आपने जितने केस गलत सही बनाने थे बना दिए, उनके फैसले तो अदालत करेगी। आपने एनआरओ किस किस को दिया? तारड़ साहब ने कह दिया, लेकिन मैं रिपीट करूंगा, आपने जहांगीर तरीन को एनआरओ दिया, आपने खुसरो बख्तियार को एनआरओ दिया, आपने केई के मालिक को ताबिश गौर की सूरत में एनआरओ दिया, जिसको आपने भी अपना मुशीर रखा है बिजली का, आरिफ नकवी को आपने एनआरओ दिया और बार बार दिया, वो गिरफ्तार है। आपने एनआरओ दिया फिरदौस आशिक अवान को, जिसको आप कहते थे कि वो कमीशन खाती थी, आज आपने उसको वजीर लगाया। आपने एनआरओ दिया करोड़ों की गाड़ियां खरीदकर, सादगी का नारा लगाते थे, अपने आप को एनआरओ दिया। मेरे ख्याल में उसमें एक गाड़ी अलीमुत खान को भी मिली है, बुलेट प्रूफ। करोड़ों की गाड़ियां, ये सादा लोग थे, ये यूनिवर्सिटी बना रहे थे, इन्होंने अपने आप को एनआरओ दे दिया। आज वही वजीर आजम है, ठाट बाट, बल्कि पहले से ज्यादा खर्च उसके लिए बुक में रखा गया है। अच्छा एक और एनआरओ साइकिल अलीमा बाजी को दिया। वो मैं कहता हूं, अभी मैं आ रहा हूं, वो जरूरी था अभी सर, वो तो सर, वजीर आजम नहीं देगा तो और कौन देगा? मैं अभी उस तरफ आ रहा हूं। सर ये कहते थे कि एमएनएस को जो तरक्याती फंड मिलता है ना, वो रिश्वत है। इमरान खान कहते थे, बिल्कुल। आज 35 करोड़ रुपए रिश्वत दे रहा है। अब इस्लाम अलीमुत खान ज्यादा हमेशा इस्लामी जो हवाला जात देते हैं, मेरे भाई का इल्म बहुत ज्यादा है। रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नुमी है, ठीक है। अगर आप कहते थे, हम नहीं कहते थे, इमरान खान कहता था कि एमएनएस को जो तरक्याती फंड मिलता है ये रिश्वत है, तो दे क्यों रहे हो भाई? आज आप 35 करोड़ रुपए, 32% कमीशन जा रहा है सर। सर मैं मुझे आप अगर बात करने थे ना, तो मैं आपको ये सारे एनआरओ दे चुके हैं भाई। हमको कोई एनआरओ किसी को नहीं चाहिए, हम अपने केस भुगत लेंगे। पहले भी अल्लाह ने हमें सुरखरू किया, अब भी कर देगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि आप आखिरी बात, कि जिस जगह आप पाकिस्तान को ले आए हैं, अब आप चाहे पीडीएम को गद्दार कहें, चाहे किसी को इंडिया का एजेंट कहें, अवाम के हाथ आपके गिरेबान तक पहुंच चुके हैं सर। देखते हैं क्या होता है, क्या सूरत हाल होती है। वो कहते हैं हमारे साथ बड़ी ताकत है, अवाम की ताकत है, किसकी ताकत ज्यादा स्ट्रांग होती है। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। मैं ज़रा अली मोहम्मद साहब की तरफ आता हूँ। सबके पास मेरे लिए 5-5 मिनट है। अली मोहम्मद साहब, वज़ीर आज़म के जो बयानात हैं वो बहुत धमकी आमेज़ बयानात हैं। माजी में हमने बड़े ताकतवर वज़ीर आज़म देखे हैं, 2/3 मेजॉरिटी वाले देखे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे बयानात नहीं दिए, इतने धमकी और बाज़ाफ्ता मुंह पे हाथ दे के। अभी उन्होंने कहा कि जी कौम देखेगी कि किसकी टांगें कांपेंगी और किसका पैसा पसीना निकलेगा। अब एक नया इमरान खान बनकर दिखाऊंगा, नवाज शरीफ को लेकर आऊंगा और छोड़ूंगा नहीं, बहुत सारी बातें हैं। इसी तरह आपके वजीर अली मोहम्मद साहब, शेख रशीद साहब, जो पेशिंग गोई करते हैं वो पूरी हो जाती है, ब्लास्ट हो जाता है, जहां करते हैं वहां हो जाता है, जो धमकी देते हैं वो हो जाती है। मसलन किसी को गिरफ्तारी की देते हैं वो गिरफ्तार भी हो जाता है। उसके बाद अली जैदी का नाम आ रहा है कि जनाब उन्होंने सिंध हुकूमत को धमकी दी कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम आपकी हुकूमत खत्म कर देंगे, इतनी बड़ी धमकी। और उसके बाद एजाज शाह की है जो अभी आपके सामने कोर्ट किया है, वो धमकी तो सर बहुत खतरनाक है। कल कला को नून लीग का कोई आदमी मारा जाता है या पीडीएम का, तो वो तो बराह रास्त पीटीआई पे जाता है। सर क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो एक बात की वजाहत जरूरी है। मेरे मोहतरम भाई कादिर पटेल साहब ने किसी बुलेट प्रूफ गाड़ी का जिक्र किया। ये 2-3 दिनों से 4-5 दिनों से मैं सुन रहा हूँ कि मेरे नाम की कोई बुलेट प्रूफ गाड़ी मीडिया में निकली है, तो जिसको मिले मुझे पहुंचा दे, क्योंकि मैं तो वैसे इस गाड़ी के भी काबिल नहीं जो मुझे सरकार ने दी है। मैं अपने आप को इसके काबिल नहीं समझता, लेकिन 1800 सीसी की एक टोयोटा करोला तमाम मिनिस्टर्स को मिलती है, मुझे भी मिली है।
मैं समझता हूँ मैं इसके भी काबिल नहीं, लेकिन बहरहाल एक प्रोटोकॉल के मुताबिक मिलती है, तमाम मिनिस्टर्स को मुझे मिली है। लेकिन ये कोई बुलेट प्रूफ की बात चल रही है तो कादिर पटेल साहब को कोई नजर आए तो मुझे जरूर बताएं, ऐसा ना हो मेरे नाम से निकली हो और कोई और चला रहा हो। बाकी जहाँ तक ये आपके सवालों का ताल्लुक है, कुछ तो पॉलिटिक्स वाले सवाल हैं, उसका जरूरी नहीं समझता। दो बातें हैं, एक आपने खान साहब के हवाले से की है चूंकि मेरे लीडर हैं, और अगर उनके हवाले से गलत बात हो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसकी वजाहत करूं। तो इमरान खान साहब देखें, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हैं और वो सियासत में करप्शन और इस कल्चर के खिलाफ निकले। मैं ये नहीं कहता कि मेरी जमात के सारे लोग ठीक हैं, अल्लाह ताला के फजल से इमरान खान साहब और हमारी जमात का जो उमूमी माहौल है और जिन चीज़ों पे हमारी हुकूमत आगे चल रही है उसमें करप्शन की कोई गुंजाइश नहीं है। इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि बेहतर होता कि जहांगीर साहब जो हैं वो बाहर ना जाते, लेकिन अगर अदालत उनको बुलाएगी तो हुकूमत उनको वापस लाने में उतनी ही तनकीद करेगी जितना नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात हो रही है। ये भी बहुत बड़ा काम है जो जो अपना इमरान खान साहब ने या जो मियाँ नवाज शरीफ साहब कभी ना कर सके, कि अपने इंतहाई करीबी साथी पे जब इल्जाम आया यहाँ पे और साहब और कादिर पटेल हैं मेरी बात की सपोर्ट तो नहीं करेंगे, ना मुझे तवक्को है, क्योंकि ज़ाहिर है अपनी जमात के नुमाइंदे हैं, लेकिन मुझे कोई एग्जाम को कोट नहीं कर सकते कि इनकी जमात ने अपने किसी आदमी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की हो। हमारे मेन लोग हमारी अपनी हुकूमतों में जेल में हैं, चाहे वो अब्दुल अलीम खान साहब हो, चाहे वो बिशार अफरीदी साहब, हमारे 17 के करीब MPs हमने करप्शन या पे बाहर किए। उस वक्त जब हमारी वहाँ 2/3 अक्सरियत नहीं थी, पिछले बात करूँ तो हमने कुछ स्टेप्स मेजर जो है वो लिए हैं। बाकी एक बयान तो आपने जनाब एजाज शाह साहब की बात की है, कल अहमद मीर साहब के प्रोग्राम में भी ये सवाल किया गया और कैटेगोरिकली दिल पे हाथ रख के बैठा हूँ। इतना दुख पहुंचा पूरे खैबर पख्तूनख्वा को जब इफ्तिखार साहब के बरखुरदार शहीद हुए थे, क्योंकि हमारे सियासी मुखालिफ हैं, लेकिन मियां इफ्तिखार साहब उन लोगों में से जब दहशतगर्दी होती थी तो वहां जाते थे और उनका बेटा पाकिस्तान के लिए शहीद हुआ। तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पहले ही आप एक अपना बेटा गंवा चुके हैं। उस खानदान में एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ इलेक्शन से कुछ दिन पहले, 2018 के हारून बिलोर साहब जो तकरीबन मेरी उम्र के थे, मेरे से कुछ साल सीनियर होंगे, वो शहीद हुए। गुलाम बिलोर साहब वहाँ थे जब मैं यकीन करें उनकी कमर झुकी हुई थी, क्योंकि वो एक भाई और गवा चुके थे, बशीर बिलोर साहब। ये बड़े बड़े नुकसान हुए हैं। तो मैं समझता हूँ इन चीजों पे एहतियात करें, क्योंकि शहीद चाहे वर्दी में हो या सिविलियन, शहीद शहीद होता है, मुल्क का शहीद होता है, और घर में जिसकी लाश आती है दुख उन्हीं लोगों को होता है। मैं दोबारा यहाँ पे बैठे सब भाई हैं, पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान के लिए सियासत करते हैं। हम प्लीज खुदारा अपनी सियासत में उन हदूद को क्रॉस ना करें जिससे आप पाकिस्तान का जो सिपाही है जो गोली खा रहा है डॉक्टर दानिश सीने पे, अगर आप उसकी शहादत को क्वेश्चनेबल कर देते हैं या आप उसके मैदान जंग में जीती हुई जंग को क्वेश्चनेबल कर रहे हैं, इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देके, क्या जरूरत थी वैसे सरदार साहब की बात करने की? क्योंकि आप क्या दिल से मुझे बताएं, क्या सरदार साहब इस बात की यकीन करते हैं कि मैं, आप या तारड़ साहब या इवन जो है फॉरेन मिनिस्टर साहब, उनके पैर कांपेंगे? हम मुसलमान नहीं हैं, हम तो मुसलमान नहीं है, हम अपनी ये पाकिस्तान हमारी मां नहीं है। आप क्या समझते हैं कि सियासत के लिए हम इस तरह की बात करें? शाह महमूद कुरैशी जितने भी इख्तिलाफ करें, तो वो आदमी है जो रेमंड डेविस के इशू पे कादिर पटेल साहब की जमात से उसने इस्तीफा दिया और हमारे पास एक सिटिंग वजारत को लात मार के गए फॉरेन मिनिस्ट्री की। उनकी सियासत से बहुत सी चीजों से मैं भी लेकिन बहरहाल ये कहते हैं उनकी टांगे कांप रही थी। और उसको देखें, एक और आखिरी बात प्लीज, उनकी बात को हिंदुस्तान में कैसे लिया गया, चाहे उन्होंने उस मतलब से नहीं की हो, लेकिन वहां कैसे लिया गया, नेगेटिव। और अगर आपकी बात इतनी बेजरर थी तो हम तो चलो आप पे इल्जाम लगा लें कि मैं, मेरे दोस्त जितने PTI के हैं, हम तो सियासत के लिए जवाब दे रहे हैं, लेकिन DGISPR तो सियासत नहीं करते, उनको क्यों रिस्पांस देना पड़ा? तो ठीक है सर, फवाद चौधरी के बयान, फवाद चौधरी का बयान ज्यादा खतरनाक है जो इंडिया ने उठा लिया है, और अयाज सादिक का बयान तो सिर्फ उन्होंने मजाक के लिए डिस्कस किया है। तो ये भी तो सर जरा सोचिएगा। मैं आता हूं तारड़ साहब की तरफ। तारड़ साहब, आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? देखिए, मैं पहले ही गुजारिश कर चुका हूं कि सियाको सबाक जब बयान हो गया, और देखिए ये इन्होंने कोई टॉकिंग पॉइंट्स अपने रखे हैं, इन्होंने अपने जो टॉक शोज में जाने वाले लोग हैं वही बात दोहरा रहे हैं
कि जी वो हमारी एक विक्ट्री थी, उसको शिकस्त में तब्दील कर दिया। ना तो उस जहाज गिराने के हवाले से किसी ने बात की, ना पाकिस्तान एयरफोर्स की जुर्रत, बहादुरी और जिस तरीके से उन्होंने एक महारत दिखाई वो जहाज गिराया, ना उसको किसी ने क्वेश्चन किया। क्वेश्चन किस चीज को किया? अभिनंदन को छोड़ने को किया। अभिनंदन को क्यों छोड़ा गया, इस बात को क्वेश्चन किया। और वो किस बेस पे किया? उन्होंने कहा जी भारत में इतनी जुर्रत ही नहीं थी, ना भारत ने हमला करना था, ना कोई ऐसी धमकी थी। उन्होंने इस चीज को क्वेश्चन किया, ये उनका जुर्म बन गया है। और इनकी सियासी बका पीटीआई की इस बात में है कि अब इस इशू को अलाइव रखा जाए, इसको दबने ना दिया जाए। वजीर आजम भी बाखूबी वाकिफ है और वो इंतकाम की आग में और इंतकाम की हवस में अंधा होने वाला शख्स है। उसके ख्याल में वो मुखालिफिन को जितना दीवार के साथ लगाएगा, नहीं तो क्या कर लेंगे मुझे बताया ना डॉक्टर साहब। लीडर ऑफ ऑपोजिशन जेल में है, पंजाब का लीडर ऑफ ऑपोजिशन जेल में है, मुकदमात हम भुगत रहे हैं, नैब के रोज कॉल अप नोटिस हैं। और जिन लोगों की ये बात कर रहे हैं कि हमने फारिग किए, फलां किए, असल केसेस तो खुले ही नहीं है भाई मेरे। इंडिया से फंडिंग किसने ली? इसराइल से फंडिंग किसने ली? किसने मिन्नत की कि इसको सीगा राज में रखा जाए फॉरेन फंडिंग को? किसने मिन्नत की कि स्टे ऑर्डर के तहत इसको रोका जाए फॉरेन फंडिंग के केस को? किसकी ये इल्तजा है कि इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार नहीं है फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात का? मैं ऑन एयर आपको चैलेंज करता हूं और पूरी पीटीआई की जमात को चैलेंज करता हूं, मुझे भी जेल में डाल दीजिएगा, मगर सुप्रीम कोर्ट को एक खत लिखें, जुर्रत करें। चलें, आप इतने पाकबाज, नेक, पाक साफ है ना, आप जुर्रत करें, एक लेटर लिखें चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को कि हमारा दामन साफ है, हम चाहते हैं कि ये फॉरेन फंडिंग का केस सुप्रीम कोर्ट जीआईटी बनाए, 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस सुपरवाइजरी जजेस का किरदार अदा करें और इसमें दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखाएं। हम साथ चलते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट। आप में है इतना दम, आप हैं इतने दयानतदार, आप हैं सादिक और अमीन। अगर आप हैं तो आए, मेरी इस बात को एक्सेप्ट करें, मेरे इस प्रपोजल को माने और आए इस मुल्क की सबसे आला अदालत से आप क्लीन चिट लेके दिखाएं फॉरेन फंडिंग के अंदर। अगर आपका दामन साफ होता मेरे भाई, तो इतने हीले बहाने करके इतने सालों से फॉरेन फंडिंग का केस लटका हुआ ना होता। किन ममालिक से फंडिंग ली है, किस मकसद के लिए ली है, चंदा इकट्ठा करके उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। भाई चंदे को तो बख्श देते, चंदा कौन खाता है, ज़कात के पैसे कौन खाता है? कोई खुदा खौफी है कि नहीं है हमारे अंदर? आप कीचड़ उछालें, हमें गद्दार कहें, अयाज सादिक को 100 बार गद्दार कहेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने जो बात की थी उसका एक सियाको सबाक है, उसकी वजाहत आ चुकी है। ठीक है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ठीक, अब आपने जो करना है आप कर लीजिए, मगर आपके जो बयानात हैं जो आप देते रहे हैं, जो इदारों के खिलाफ हैं, जो इंडिया में बैठ के दिए हैं, इंडियन चैनल्स को दिए हैं, वो हिब्बुल वतनी के जुमरे में आता है। ये मैं पहले कह चुका हूं, ये खेल खेलना है तो हम खेलने को तैयार हैं। आप एक दफा कीचड़ उछालेंगे। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। मैं कादिर पटेल साहब की तरफ भी आने को टाइम बिल्कुल नहीं। पाकिस्तानी सियासतदान, मैं आखिरी बात, पाकिस्तानी सियासतदान गद्दार नहीं हुआ करता, गद्दार नहीं हो सकता। वो अवाम में से आता है, उनके वोट लेके आता है। ये खेल बंद कर दें सर। फॉरेन फंडिंग का केस अगर खुला और उसमें से इंडिया और इजराइल की फंडिंग जो इल्जाम लग रहा है अगर साबित हो गया, तो फिर तो वो तो गद्दारी के जिम्मे में आएगा ना। आप कह रहे हैं सियासतदान गद्दार नहीं हो सकता है। बहरहाल सर, मैं इस पे कमेंट बाद में लूंगा, मैं कादिर साहब की तरफ आऊंगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक पहले। वेलकम बैक जी। कादिर पटेल साहब क्या कहेंगे? अलीमत खान साहब ने 2 बातें की। उन्होंने कहा कि जिसका मैं जवाब देना मुनासिब समझूंगा, जरूरी समझूंगा। एक उन्होंने कहा कि एक ऐसा शख्स जो हमारे पास रेवन डेविस की वजह से उसको पीपल्स पार्टी को छोड़कर आया है, तो मेरे ख्याल में मौजूद नहीं है कुरैशी साहब, लेकिन उनका नाम चूंकि अलीमत खान साहब ने लिया तो मैं थोड़ी सी यहाँ क्लियर कर दूं। जिस तरह उन्होंने अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी के लिए कहा, वो नून लीग छोड़कर भी हमारे पास आए थे, उस वक्त कोई रेवन डेविस नहीं था, ठीक है।
और वो हमारे दोबारा वजीर बनने के लिए भी प्रेसिडेंट हाउस गए थे, लेकिन तनाजा कुछ और था वजारत का, वो जानते हैं और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब जानते हैं या यूसुफ रजा गिलानी साहब जानते हैं। तो उसमें कोई रेमन डेविस नहीं था, लेकिन अगर था भी तो दोबारा वो वजीर खारजा बने तो ले आए ना भाई रेमन डेविस को आप दोबारा, किसने रोका है आपको? और आपका जो मशहूर बयानिया था आफिया सिद्दीकी का, आपने हुकूमत में आने के बाद एक दिन उसका नाम तक नहीं लिया। चलिए जी आगे आप लोग, आप कहते हैं हमने ऐसी मिसाल आप बताइए कि अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की हो, 11 लोगों के खिलाफ हमने कार्रवाई की। अली मोहम्मद खान साहब को मैं, मेरे भाई को ये कहना चाहूंगा कि जिन 11 लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई की वो बेचारे गरीब की जोरू जग की बाबी थे, वो बेचारे कारकुन वगैरह जो इलेक्टेड होके आए, तो आपने अपना चेहरा रोशन करने के लिए किसी को मुअत्तल, किसी को सस्पेंड कर दिया। आप करें ना मलम जब्बा केस में खटक के खिलाफ कार्रवाई, आप करें ना चीनी गंदुम में खुसरो और जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई। वो बड़े लोग हैं, आप उन तक हाथ भी नहीं पहुंचेगा। और आखिरी बात मैं ये कहूंगा, बल्कि सेकेंड लास्ट मैं ये कहूंगा कि देखें पाकिस्तान की 3-4 बड़ी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, पीटीआई, इनके 3-4 सरबराही है ना, इमरान खान, नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी। आप चलें, आज मीडिया का दौर है, इदारों के खिलाफ सबसे ज्यादा जहर अफशानी किस लीडर ने इनमें से की है, सबकी वीडियोस निकाल के देखते हैं। ठीक है, एक तो ये मेरे साथ बैठ के देखें, आप चलवाइए ये वीडियोस, 21 वीडियोस मेरे पास हैं। ठीक है, ये जितनी ला सकते हैं जहर अफशानी की इदारों के खिलाफ ये लेकर आए। और आखिरी बात मैं कहूंगा, हालांकि तारड़ साहब इस पे काफी बोल चुके, आप कहते हैं जी आप चोर हैं, हम कहते हैं गवारा, आप कहते हैं जी आप दुश्मन हैं, हम कहते हैं गवारा, कबूल है। आपने महंगाई कर दी, तबाही कर दी, सब कुछ कर दिया। एक काम खुदा के वास्ते कर दें जो तारड़ साहब ने किया है, तहरीक इंसाफ, आपके पास लगता है आखिरी में इंसाफ, एक अदालती फैसला आने दे खुदा के वास्ते फॉरेन फंडिंग केस का, आपको पता चल जाएगा पाकिस्तान का दोस्त कौन है, पाकिस्तान का दुश्मन कौन है, पाकिस्तान की सियासत क्या रुख ले रही है और क्यों ले रही है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। एक चीज और पूछना चाहूंगा सर, माजी में बड़े वजीर आजम आए एक दूसरे के ऊपर, अच्छा यहां तक कि भुट्टो साहब का कोट भी किया जाता है कि ये कुर्सी बहुत मजबूत है वो, लेकिन सर जिस तरह की स्टेटमेंट इमरान खान दे रहे हैं, इस तरह की स्टेटमेंट आज तक किसी वजीर खान साहब ने उनको वेल डिफाइन किया। उन्होंने कहा ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है। अली मोहम्मद खान देखिए मेरे भाई है, मैं अली मोहम्मद खान को ये धमकियां सर स्ट्रेट नहीं सर, ये मैं बता कौन है सर, कितनी बड़ी ताकत है इनके? अगर मैं अली मोहम्मद खान साहब को कहूं, अभी जिस तरह मैंने मुखातब किया था कि अली मोहम्मद खान मेरे भाई, और मैं कहूं ओए अली मोहम्मद खान तू, तो क्या मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं या बदतमीज हूं? जनाब, स्ट्रेट फॉरवर्ड होने में और बदतमीज और बेवकूफ होने में बड़ा फर्क है। आप किसी को आप कहकर बुलाते हैं, किसी को ओए इधर आ, तो क्या अच्छा जो कहे आप इसको इस तरह जस्टिफाई करेंगे कि यार ये ओए इधर आ इसलिए कहता है कि ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है? नहीं। और ये जो चेहरे पे हाथ घुमाना, ये तो मैं असेंबली में कह चुका, ये किसी और वजीर आजम को आपने करते देखा कभी भी नहीं है। सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड दुनिया में नहीं देगा। दुनिया में मैंने कहा असेंबली में कि ये वाली हरकत करते हुए, अली मोहम्मद खान मौजूद थे मेरे भाई, मैंने कहा ये वाली हरकत करते हुए मैंने कभी किसी वजीर आजम को, चाहे रवांडा हो, चाहे जो मुल्कों के नाम भी याद नहीं रहते, यार आप एटमी ताकत हो, आप छठे बड़े मुल्क हो, आप ये बच्चों वाली हरकत कर रहे हो, किसी की नकल उतार रहे हो, मस्खरापन कर रहे हो, स्टेज पे लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहे हो, दाढ़ियों पे हाथ लगा रहे हो। खुदा के वास्ते किस तरफ जा रहे हो? वजीर आजम के जेस्चर को कहां ले जा रहे हैं आप? कल किसी और ने भी बनना है, कल किसी और ने बनना है, तो फिर आप बताएं कि ऐसा ना हो कि कल कोई बनने को ही तैयार ना हो कि यार वजीर आजम इस तरह का होता है, नहीं भाई हमने नहीं बनना। तो खुदा के वास्ते आप जो है वो जो इदारे, अच्छा अपोजिशन में जब वो थे, जब वो कंटेनर में खड़े होते थे, वो एक नई अपोजिशन के लिए उन्होंने वो तो कहा ना कि मैं अभी नया कि इमरान खान बनूंगा। हाँ। तो मैंने तो ये कहा था कि वो कंटेनर पे थे, तो नंबर 1 वो हमने इमरान खान अलग देखा। देखिए आज के इमरान खान से वो कितना मुख्तलिफ है। अगर ये वाला इमरान खान और वो वाले इमरान खान दोनों होते तो इनमें से एक दूसरे को मार देता। वो वाला जो कंटेनर पे खड़ा था ना, वो इसको नहीं छोड़ता, क्योंकि उसने जो जो बातें की थी इसने सबकी नफी की है। अब जो ये कह रहे हैं तीसरा वजीर आजम, वो हाथ वाला, अब ये हम 3 नंबर देखने परेशान है कि भाई ये क्या करेगा। तो ये नंबर मेरे ख्याल में 4-5 नंबर तक जाएंगे, 1-2, अच्छा और भी जाएंगे, टाइम है इनके पास। 3:30 3:30 पौने 4 के करीब